हेलो एवरीवन। आज है 13 जुलाई और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन। एशिया ओलंपिक परिषद के नए अध्यक्ष शेख तलाल फहद अल अहमद अल सबा किस देश के हैं? तो ये हैं कुवैत। गुइलेन बैरे सिंड्रोम के मामलों में वृद्धि के कारण किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? पेरू। भारत ने किस देश के साथ दवाओं के अवैध शिपमेंट को रोकने के लिए बॉर्डर शॉर्ड संयुक्त ऑपरेशन किया? तो ये है अमेरिका। कौन सा देश इन्वेस्टर ग्लोबल की रिपोर्ट के अनुसार सॉवरेन वेल्थ फंड में निवेश के लिए पहली पसंद है? तो ये है भारत। भारत का पहला वैदिक पार्क किस राज्य में बनाया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश। केर पूजा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? त्रिपुरा। 34वें अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? भारत। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड का क्षेत्रीय कार्यालय किस देश में खोला गया है? मलेशिया। भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? बांग्लादेश। स्टार्ट करते हैं अब आज की करंट अफेयर्स। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश नाटो में नए सदस्य देश के रूप में शामिल किया जाएगा? ऑप्शन ए यूक्रेन, बी लिथुआनिया, सी स्वीडन या डी बेल्जियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्वीडन। नाटो में एक नए सदस्य देश के रूप में शामिल किया जाएगा स्वीडन। यूक्रेन, तो यूक्रेन के लिए भी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है कि इसको कब शामिल किया जाएगा। लिथुआनिया, तो ये जो सम्मेलन हुआ नाटो का, ये लिथुआनिया के राजधानी विल्नियस में ही आयोजित किया गया। और बेल्जियम, तो नाटो का मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। अब नाटो क्या है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी उत्तरी अटलांटिक एक संधि संगठन है। इसकी स्थापना 1949 में हुई। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और ये एक सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था करता है और इसके अंतर्गत सदस्य राज्य बाहरी आक्रमण की स्थिति में सहयोग करने के लिए सहमत होंगे। और इसकी सदस्य संख्या कितनी है अभी? 31। और इसके महासचिव कौन है? तो ये जेम्स स्टोल्टेनबर्ग हैं। न्यायिक व्यवस्था में परिवर्तन संबंधी विधेयक के कारण किस देश में प्रदर्शन किए जा रहे हैं? ए फ्रांस, बी इजराइल, सी वियतनाम या डी नीदरलैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इजराइल। अभी हाल ही में इजराइल में कुछ विधेयक पारित किए जा रहे हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में कटौती की जा रही है और इसको लेकर वहां पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इजराइल की अगर हम बात करें तो इजराइल की लोकेशन ये रही, ऊपर लेबनान, यहाँ सीरिया, ये गोलन हाइट्स, जॉर्डन, इस तरफ मिस्र और ये ऊपर मेडिटेरेनियन सी, ये गाजा पट्टी और ये वेस्ट बैंक। फ्रांस, वियतनाम और नीदरलैंड, तो अभी फ्रांस में भी दंगे हुए थे जहां पर एक युवक की हत्या के बाद काफी वहां पर प्रदर्शन किए गए, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो फ्रांस की राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो। वियतनाम, तो वियतनाम को हम कनेक्ट कर सकते हैं कि इसको भारत के द्वारा आईएनएस कृपाण उपहार में दिया गया है। नीदरलैंड, तो यहाँ के प्रधानमंत्री ने अभी प्रवासियों के मुद्दे पर इस्तीफा दे दिया है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा निम्न में से किसके सहयोग से जारी किया जाता है? ए यूएनडीपी, बी विश्व बैंक, सी विश्व आर्थिक मंच या डी संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यूएनडीपी। जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ये यूएनडीपी प्लस ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के द्वारा दोनों के सहयोग से जारी किया जाता है। अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है? तो इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 2010 में। इसमें यह कहा गया कि जो गरीबी है वो एक आयामी नहीं है, मतलब ये केवल आय पर निर्भर नहीं है आपके, इसके बहुत सारे आयाम हैं, कई सारे फैक्टर्स हैं जो गरीबी को प्रभावित करते हैं। अभी हाल ही में ये चर्चा में क्यों है? ये चर्चा में इसलिए है कि इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि 2005-6 से 2019-21 के ये 15 वर्षों के दौर में भारत के लगभग 415 मिलियन लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। यूएनडीपी की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1965 में की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है और संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं अचीम स्टेनम। अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करें तो इसके जो 3 आयाम है और 10 संकेतक है। तो 3 आयाम कौन कौन से? एक तो हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड, मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा
और आपका जो रहन सहन का स्तर है, इन 3 के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि पॉवर्टी उस देश में कितनी है या उसका रैंक उस इंडेक्स में कितना है। अब हेल्थ के अंतर्गत 2 चीजें देखी जाती हैं, एक न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी। एजुकेशन में ईयर ऑफ स्कूल कितने हैं और स्कूल में अटेंडेंस क्या है। लिविंग स्टैंडर्ड, आपका खाना बनाने का ईंधन स्वच्छ है या नहीं, साफ सफाई, पीने के पानी की व्यवस्था, बिजली, रहने के लिए घर, और आपके पास क्या एसेट्स हैं। रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? ए ओएनजीसी, बी एनएचपीसी, सी एनटीपीसी या डी गेल? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ओएनजीसी। अभी ओएनजीसी पहली ऐसी भारत का सार्वजनिक उपक्रम बना है जिसने रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। ओएनजीसी तो इसकी स्थापना कब हुई? 1993 में। ये एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में ये 335वें स्थान पर है। भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन में 77% और गैस के उत्पादन में 81% का योगदान करती है और सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे अधिक लाभ अर्जित करने वाली कंपनी है। एमएसएमई फार्मा फर्म के लिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की किस अनुसूची के नियमों का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है? ऑप्शन ए अनुसूची ए, बी अनुसूची डी, ऑप्शन सी अनुसूची एम या ऑप्शन डी अनुसूची एच? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुसूची एम। अनुसूची एम में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करना सभी एमएसएमई फार्मा फर्म के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। ये इसलिए किया गया कि अभी हाल ही में बहुत सी ऐसी दवाओं को लेकर चर्चा रही है कि ये भारतीय दवाओं का निर्माण इस प्रकार किया गया कि कई लोगों की मृत्यु के संबंध खबर आई श्रीलंका या कई अफ्रीकी देशों से। तो भारत अपने दवा बाजार की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए इन नियमों का पालन करना अनिवार्य कर दिया है। अब बात करते हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की। तो ये कब लाया गया? ये 1940 में लाया गया। औषधि और प्रसाधन के निर्माण, बिक्री और विनियमित करना, इसके द्वारा कोई भी व्यक्ति या फर्म राज्य सरकार द्वारा जारी उपयुक्त लाइसेंस के बिना औषधि का स्टॉक, बिक्री या वितरण नहीं कर सकता। अब जो भारत में औषधि महानियंत्रक है वो कौन है? वो भारत के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन विभाग के प्रमुख हैं। निम्न में से किसे एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज का सीईओ नियुक्त किया गया है? ए पी वासुदेव, बी के राजारमन, सी अमिताभ चक्रवर्ती या डी अमित अग्रवाल? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अभिजीत चक्रवर्ती। अभिजीत चक्रवर्ती ये क्या है? ये अभी एसबीआई में उप प्रबंध निदेशक है। ये किसका स्थान लेंगे? ये राव मोहन राव अमारा का स्थान लेंगे जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। अब एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज क्या है? तो ये एक पेमेंट सुविधा प्रदान करने वाली कंपनी है। इसकी स्थापना 1998 में भारतीय स्टेट बैंक और जी कैपिटल के द्वारा की गई। बाद में जी कैपिटल ने अपने शेयर बेचे जिसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और द कैरल ग्रुप ने खरीदा। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। बात करते हैं अदर ऑप्शन की। तो पी वासुदेव, इन्हें हाल ही में अभी आरबीआई का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। के राजारमन आईएफएससीए के महानिदेशक बनाए गए हैं और अमित अग्रवाल यूआईडीएआई के। भारत की पहली क्षेत्रीय एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाचार संचालक कौन है? ऑप्शन ए सीरी, बी लीसा, सी अलेक्सा या डी कॉर्टाना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लीसा। ये ओडिशा टीवी के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। अदर ऑप्शन की बात करें तो सीरी जो है वो एप्पल का एआई है, एलेक्सा अमेजन का है और कोर्टाना ये माइक्रोसॉफ्ट का है। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक कौन सी है? तीसरी, चौथी, पांचवी या छठवीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चौथी। भारत की रैंक चौथी है। तो पहले पर कौन है? पहले पे यूएस है, सेकंड पे कौन है? सेकंड पे रशिया है और थर्ड पे चाइना है और चौथे पे हमारा देश भारत है। सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट का पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? ऑप्शन ए सेल्वा प्रभु तिरुमरन, बी एम श्रीशंकर, सी विकास गौड़ा या डी उमा छेत्री? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सेल्वा प्रभु तिरुमरन। ये क्या है? ये भारतीय ट्रिपल जंपर है और इन्होंने कोलंबिया में अंडर 20 एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल जीता था। और इनको ये पुरस्कार कहाँ दिया जाएगा? बैंकॉक में, जहां एशियन एथलेट एसोसिएशन की 50वीं वर्षगांठ का समारोह आयोजित किया जाएगा।
डीजीसीए ने किस राज्य के पहले फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मान्यता दी है? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी छत्तीसगढ़ या डी उड़ीसा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के EKVI एयर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड इसको मान्यता दी है और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय सलेम में। जीएसटी काउंसिल की 85वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितनी प्रतिशत जीएसटी निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए 5%, बी 28%, सी 12% या डी 18%? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 28%। अब जीएसटी काउंसिल की जो 85वीं बैठक हुई तो उसकी अध्यक्षता किसने की? हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। और उसमें ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ की जो फुल वैल्यू है उस पर 28% जीएसटी निर्धारित की गई है। अब जीएसटी का मतलब क्या है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। कब शुरू हुआ? 1 जुलाई 2017 से। ये एक अप्रत्यक्ष कराधान है जिसका भुगतान आमतौर पर अंतिम उपभोक्ता करता है। जीएसटी ने उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा टैक्स, प्रवेश टैक्स, विलासिता टैक्स जैसे कई अन्य अप्रत्यक्ष टैक्स को प्रतिस्थापित किया। जीएसटी स्लैब में 4 दरें, जो जीएसटी की दर है उसमें 4 स्लैब होते हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की 40 किलोग्राम कैटेगरी में निम्न में से किसने गोल्ड मेडल जीता? ए अस्मिता, बी कोमल कोहर, सी ज्योत्सना सबर या डी साक्षी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ज्योत्सना सबर। इसने 40 किलोग्राम कैटेगरी में जीता है। अस्मिता ने 45 किलोग्राम की कैटेगरी जूनियर में और कोमल कोहर इन्होंने 45 किलोग्राम की कैटेगरी सीनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। फ्रांस के वेस्टिल डे परेड के मुख्य अतिथि कौन है? ए द्रौपदी मुर्मू, बी नरेंद्र मोदी, सी इमैनुअल मैक्रो या डी एस जयशंकर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 13 से 15 जुलाई फ्रांस और यूएई की यात्रा पर जा रहे हैं और वो फ्रांस में 14 जुलाई को वेस्टिल डे परेड, जो कि फ्रांस का प्रमुख राष्ट्रीय उत्सव है, उसके मुख्य अतिथि होंगे। तो ये वेस्टिल डे परेड क्या है? 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की राजधानी पेरिस की भीड़ ने बास्तील के किले पर हमला किया। वहां पर कैदियों को रखा जाता था, तो उन सभी कैदियों को उन्होंने मुक्त करा दिया। बास्तील का पतन एक युगांतरकारी घटना थी। क्यों? क्योंकि इससे निरंकुशता का पतन और जनता की विजय का प्रतीक है। वास्तव में ये क्रांति का उद्घोष था और इसीलिए फ्रांस में 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रांस के साथ साथ अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री कहाँ जा रहे हैं? तो यूएई जा रहे हैं। और यूएई के राष्ट्रपति कौन है? तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। यूएई की बात करें तो ये अभी किस चीज की अध्यक्षता करेगा? तो ये UNFCCC COP28, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? यूएई के द्वारा की जाएगी। एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ए अमेरिका, बी कोलंबिया, सी मैक्सिको या डी वेनेजुएला? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी कार्टाजेना में ये बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में हमारे देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने भी भाग लिया है। अब बात करते हैं एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज यानी एवेव। तो इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना अक्टूबर 2013 में सियोल, जो कि दक्षिण कोरिया की राजधानी है, वहां पर की गई थी। ये चुनाव प्रबंधन के लिए विश्व का सबसे बड़ा संघ है और इस बार कोलंबिया में क्षेत्रीय चुनाव 2023 की चुनौतियों पर एक वैश्विक दृष्टिकोण विषय पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया जा रहा है। कोलंबिया की अगर लोकेशन देखें तो साउथ अमेरिका में ये है कोलंबिया। कहाँ पर? पास में है वेनेजुएला, यहाँ पर पनामा, कोस्टा रिका, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, निकारागुआ, होंडुरस, कैरेबियन सी, ट्रिनिडाड टोबैगो, डोमिनिकन रिपब्लिक, प्यूर्टो रिको, क्यूबा, जमैका, बेल्जियम। तो इन सभी की लोकेशन भी आप साथ में जरूर देखें। समुद्री क्षेत्र में नेविगेशन को मजबूत करने के लिए कौन सा सैटेलाइट सिस्टम प्रारंभ किया गया है? ए सागर समृद्धि, बी सागर सहयोग, सी सागर संपर्क या डी सतत सागर संपर्क? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सागर संपर्क। अभी हाल ही में ये नेविगेशन सैटेलाइट है, ये डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। इससे क्या होगा? तो ये जो जहाजों का टकराव है या दुर्घटना का जो जोखिम है वो कम करेगा और इससे सुरक्षित और कुशल आवाजाही हो सकेगी। और ये
जो सैटेलाइट सिस्टम है इसके माध्यम से 5 मीटर की दूरी तक का भी हमें स्पष्ट नेविगेशन देख सकते हैं। अब बात करते हैं अदर ऑप्शन की, तो सागर समृद्धि क्या है? ये ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग प्रणाली है। सागर सहयोग क्या है? जो कॉर्पोरेट क्षेत्र के द्वारा सहयोग किया जाता है उसके दिशा निर्देश सागर सहयोग के नाम से जारी किए गए थे। अगर हम समुद्री क्षेत्र की बात करें तो किसी भी देश का जो समुद्री क्षेत्र है उसकी जो पहली सीमा होती है वो होती है प्रादेशिक समुद्री सीमा। ये उसकी आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक होती है, जो 12 नॉटिकल माइल है वहां तक इसकी सीमा होती है। और यहाँ पर उसको वो सभी अधिकार होते हैं जिस प्रकार के अधिकार उसको अपने देश में है। जब हम उससे आगे बढ़ते हैं फिर आता है अवच्छिन्न मंडल या उससे संलग्न क्षेत्र। तो ये आधार रेखा से समुद्र में 24 समुद्री मील तक होती है और यहाँ पर हम सीमा शुल्क वसूल कर सकते हैं, साफ सफाई और वित्तीय अधिकार यानी कारोबार कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र आता और ये आधार रेखा से कितने किलोमीटर समुद्री मील तक है? तो ये 200 समुद्री मील तक है। यहाँ पर हम नए द्वीप का निर्माण कर सकते हैं, वैज्ञानिक परीक्षण कर सकते हैं और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का संपूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। अब बात करते हैं आज की जीएस के टॉपिक की। तो अभी करंट में जो न्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है पॉलिटी का वो है अध्यादेश, क्योंकि दिल्ली सरकार और एलजी और इन सबको लेकर एक अध्यादेश को लेकर विवाद चल रहा है। तो बात करते हैं अध्यादेश की। ये क्या है? राष्ट्रपति इसको जारी करता है, किसके कहने पर? सरकार के कहने पर। अब इसका उल्लेख हमारे संविधान में कहाँ है? तो संविधान के अनुच्छेद 1, 2, 3। अध्यादेश जारी कब होगा? जब दोनों सदनों में से कोई भी सदन सत्र में ना हो। और अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का एक विधायी अधिकार है। किन विषयों पर हम अध्यादेश जारी करेंगे? केवल उन विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा जिन विषयों पर संसद को विधि बनाने का अधिकार है। अब अध्यादेश उस समय जारी किया जा सकता है जब केवल एक सदन सत्र में चल रहा हो। क्यों? क्योंकि किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक है। लेकिन अध्यादेश के द्वारा आप नागरिकों के मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 13 का में विधि शब्द के अंतर्गत अध्यादेश भी शामिल किया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को संसद के पुनः सत्र में आने पर 6 सप्ताह के अंदर संसद की अनुमति या अनुमोदन मिलना जरूरी है, अन्यथा 6 सप्ताह की अवधि बीतने पर वह अध्यादेश स्वयं प्रभावहीन हो जाएगा। कूपर केस 1970 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, लेकिन 38वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 1975 में किया गया, इस न्यायिक समीक्षा को समाप्त किया गया और कहा गया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि अंतिम है, मतलब जो राष्ट्रपति अगर सेटिस्फाई है तो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। फिर क्या होता है? उसके बाद 44वां संविधान संशोधन पारित किया जाता है और इसमें इस उपबंध को समाप्त किया जाता है। और अब क्या किया जाता है कि राष्ट्रपति की संतुष्टि को असद्भाव, किसके आधार पर? असद्भाव के आधार पर न्यायिक चुनौती दी जा सकती है। संविधान संशोधन के लिए हम अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। और अध्यादेशों को हमने कहां से लिया है? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 से हमारे संविधान में शामिल किया गया। अब राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकता है, तो वो संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत ऐसा कर सकता है। और कब? जब विधानमंडल सत्र में नहीं है और राज्यपाल को इस बात का समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है कि तुरंत कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो या आपके किसी एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।